हेलो एवरीवन, वेलकम टू जियो मार्शन एकेडमी। दिस इज़ अजीत कुमार सिंह और आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स 2023-2024। इस वीडियो के अंदर हम 2023 से लेकर के यानी पूरा साल 23 का एंड 24 का जनवरी तक का करंट अफेयर्स, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर योर यूपीएससी सीजीएसई देखने वाले हैं। राइट। इस पेपर के लिए यानी कि यूपीएससी सीजीएसई के लिए मैंने लास्ट ईयर भी वीडियो बनाया था करंट अफेयर्स पे, जिसमें एक वीडियो से ही काफ़ी सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आए थे। राइट, वो मिल गए थे। तो आई हैव अ फेयर बिट ऑफ आइडिया कि क्या इम्पोर्टेंट है एंड क्या नहीं है। तो उसी के बेसिस पे एंड प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस के बेसिस पे मैंने ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स तैयार किए हैं इसमें। ये आपने जितना भी करंट अफेयर्स अभी तक पढ़ रखा है या फिर अगर नहीं भी पढ़ा है, स्टिल दिस विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। आप इसको एक बार ज़रूर देखें। इसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो थोड़ा और डिटेल में देखने के लिए आप उस पीडीएफ को एक बार ज़रूर देख लें, ताकि वो आपको अच्छे से याद रह जाए एग्ज़ाम के पहले। राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने कुछ सेक्शंस बनाए हैं, लाइक नेशनल इंटरनेशनल स्कीम अवार्ड्स, साइंस एंड टेक, इस तरीके से मैंने इसमें सेक्शंस बनाए हैं। तो आप उसको हम उसको स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहला जो टॉपिक है दैट इज़ सीबीडीसी। अब सीबीडीसी जो टॉपिक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने सीबीडीसी एक्चुअली काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये काफ़ी न्यूज़ में रहता है और आरबीआई का हमारे इकोनॉमी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मूव है, तो इसलिए हम इसको देखते हैं। ये एक्चुअली एक डिजिटल करेंसी, इसमें मैं इसको बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में समझाऊँगा कि सीबीडीसी हमारी जो करेंसी है ऑलरेडी उसी का डिजिटल फॉर्मेट है, कि कोई अलग से कोई करेंसी नहीं है। जो हमारे पास करेंसी है, लाइक हमारी जो मिनिमम जो हमारी वैल्यू है करेंसी की, कॉइन की, दैट इज़ रुपी 1, है ना? ₹1 से स्टार्ट होता है, 2000 के नोट तक जाता है। तो जितने भी हमारे पास नोट्स एंड कॉइन्स हैं, उसी के इक्विवेलेंट डिजिटल करेंसी होगी। लाइक ₹1 वो डिजिटल करेंसी ₹1 में होंगे, फिर 5 में होंगे, फिर ₹10 का नोट होगा। वो दिखाएगा भी जब आप कभी यूज़ करोगे अगर आप इसको ऐप में, तो वो ₹10 का नोट, ₹1 का सिक्का, ₹5 का सिक्का, एवरीथिंग विल बी विजिबल देयर। 2000 का नोट, ठीक है ना? यही सारे जो हमारे पास फिज़िकली जो करेंसी अवेलेबल है, उसी का डिजिटल फॉर्मेट ये होता है, राइट? अब इसको लाने के पीछे रीज़न क्या है एंड इसका फ़ायदे एंड नुकसान क्या है, ये हम उतनी डिटेल में नहीं जाएँगे, क्योंकि वो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के इम्पोर्टेंट नहीं है। तो थोड़ा-सा ब्रीफली समझते हैं। सबसे पहली बात है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बैंकिंग की एक्सेस नहीं है। दे डू नॉट हैव द एक्सेस टू बैंकिंग, या फिर उनको समझ नहीं आता, या फिर कभी-कभी पेमेंट फेलियर होता है बिकॉज़ ऑफ द बैंक सर्वर, है ना? सर्वर स्लो चल रहा है तो हमारी पेमेंट अटक जाती है, फेलियर हो जाती है। उन सब से निपटने के लिए सीबीडीसी है। और भी कई सारे फीचर्स हैं, इसके फ़ायदे हैं, पर हम उसमें नहीं जाएँगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सीबीडीसी से फ़ायदा क्या होगा? तो बैंक्स की जो इन्वॉल्वमेंट है वो नहीं होगी इसके अंदर। जैसे अगर आप यूपीआई करते हैं, दिस इज़ ऑल्सो ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन, सीबीडीसी भी यही करेगा, क्योंकि हमारे पास डिजिटल करेंसी हो जाएगी। हम ईज़िली हम ट्रांज़ैक्ट कर सकते हैं ऑनलाइन, राइट? पर यूपीआई से भी तो हम ऑलरेडी कर रहे हैं। फ़र्क क्या है कि यूपीआई में जो बैंक का इन्वॉल्वमेंट है, आप जब यूपीआई से किसी को पेमेंट करते हैं, तो आपके बैंक के अकाउंट से वो मनी डिडक्ट होता है, वो अमाउंट, एंड जो रिसीवर है, उसके बैंक अकाउंट में वो डिपॉज़िट हो जाता है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। आपके पास जो सीबीडीसी का या फिर जो जो सपोर्टेड बैंक है, वो जो आपके एक वॉलेट देते हैं, राइट? उस वॉलेट में आप मनी पहले से लोड करके रखते हैं, फिल करके रखते हैं, एंड देन उस वॉलेट से मनी डायरेक्टली जो रिसीवर है उसके वॉलेट में चला जाता है। नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ बैंक, ठीक है ना? इसमें बैंक की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो पेमेंट जो है वो फास्ट होगी और उसमें फेलियर के चांसेस नहीं होंगे, राइट? उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं है, वो लोग भी इसको यूज़ कर सकते हैं। यूनियन बजट 22-23 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था और कंट्री की फर्स्ट डिजिटल करेंसी ये हमारी बनने वाली है, राइट? अब इसमें देख सकते हैं रिड्यूसिंग ट्रांज़ैक्शन कॉस्ट ऑब्वियसली, क्योंकि जब हम नोट्स जो है करेंसी प्रिंट करते हैं तो उसमें बहुत सारा खर्चा आता है। अगर हम ये वाला मेथड यूज़ करेंगे तो वो खर्चा हमारा बच जाएगा। तो ऑब्वियसली सरकार का पैसा बचेगा। फाइनेंशियल क्राइसिस में हम, क्योंकि अगर सब कुछ अगर कह सकते हैं कि ऑनलाइन हो जाता है और जितने भी अगर मैक्सिमम लोग अगर सीबीडीसी यूज़ करते हैं, तो फाइनेंशियल क्राइसिस के समय अगर सपोज़ गवर्नमेंट को मनी इंजेक्ट करना है या फिर लिक्विडिटी मैनेजमेंट के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल होगा। पर अभी एक और चीज़ है इसकी ड्रॉबैक के बारे में जस्ट मैं बताऊँ, कि अभी जो डोनाल्ड ट्रंप हैं,
ठीक है ना, जो प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए अभी यूएस में वो पार्टिसिपेट करेंगे। तो उन्होंने कहा है कि जैसे ही अगर उनकी सरकार बनती है, अगर वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं, तो वो सीबीडीसी पे स्टॉप लगाएँगे। क्योंकि उनको लगता है कि गवर्नमेंट का इतना कंट्रोल नहीं होना चाहिए इकोनॉमी के ऊपर, राइट? तो ये भी एक फैक्टर है। उसके बाद काउंटरफीटिंग नहीं कर सकते क्योंकि ऑब्वियसली अगर सब ट्रांज़ैक्शन ऑनलाइन होगा तो हम उसके डुप्लीकेट नोट नहीं बना सकते। तो इकोनॉमी को फ़ायदा होगा। देखते हैं देन आर्टिकल 370 आवर नॉस नेक्स्ट टॉपिक इज़ दिस आर्टिकल 370। अभी सुप्रीम कोर्ट का इसमें जजमेंट आया है और उन्होंने कहा है कि जो गवर्नमेंट ने 5 अगस्त 2019 को जो इनिशिएटिव लाया था कि आर्टिकल 370 को ख़त्म किया था, 35 ए को ख़त्म किया एंड गम जो जम्मू एंड कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था, उसको ख़त्म कर दिया, राइट? तो एक्चुअली आर्टिकल 370 स्टिल देयर पर उसमें चेंजेस आए हैं, खत्म नहीं हुआ है ये, उसमें सिर्फ चेंजेस आए हैं, राइट? तो जो स्पेशल स्टेटस था आर्टिकल 35 ए के थ्रू जम्मू एंड कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था, वो खत्म हो चुका है, अब वो यूनियन टेरिटरी बन चुके हैं। क्या स्पेशल स्टेटस था, वो समझते हैं। स्पेशल स्टेटस ये था कि एक्सेप्ट फॉर डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, फाइनेंस एंड कम्युनिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं था उनके ऊपर, जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर, सिर्फ इन चारों टॉपिक्स को छोड़ के। आपको ये टॉपिक्स ध्यान रखने हैं क्योंकि ये पूछा जा सकता है। डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, फाइनेंस एंड कम्युनिकेशन, ये 4 टॉपिक्स हैं, ठीक है ना? उसके बाद पार्ट 4 का यानी कि डीपीएसपी भी वहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं होता था। फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं थे उन लोगों के लिए, ये सारी चीज़ें वहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं होती थी, राइट? अब है ट्रूथ एंड रिकॉन्सिलिएशन कमीशन, अब ये एक कमीशन बिठाई गई है कि जम्मू एंड कश्मीर में राइट 1980s के बाद से जितने भी ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हुए हैं, उसके ऊपर जो इंक्वायरी करेगी ये ट्रूथ एंड रिकॉन्सिलिएशन कमीशन करने वाली है, राइट? तो ये एक इम्पोर्टेंट टर्म है जो आपको पता होना चाहिए कि ट्रूथ एंड रिकॉन्सिलिएशन कमीशन क्या है और ये क्या करते हैं, राइट? देन कोझिकोड के बारे में देखते हैं। ये केरला का एक डिस्ट्रिक्ट है कोझिकोड और यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में इसको इंक्लूड किया गया है। ठीक है ना? अब क्या है क्रिएटिव सिटी नेटवर्क, हम वो देखते हैं। 7 ऐसे टॉपिक्स है जिसके फील्ड्स है जिसमें डिफरेंट स्टेट्स को या डिस्ट्रिक्ट को या प्लेस को इंक्लूड किया जाता है। क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट, मीडिया आर्ट्स, फिल्म, डिज़ाइन, गैस्ट्रोनॉमी, ये फूड से रिलेटेड हो गया। लिटरेचर एंड म्यूजिक, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड टॉपिक्स पे हम किसी भी डिस्ट्रिक्ट को, किसी प्लेस को हम इंक्लूड करते हैं, यानी यूनेस्को इंक्लूड करता है उस लिस्ट में, ठीक है ना? अब इसमें देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, जैसे एडिनबर्ग स्कॉटलैंड का कैपिटल है, जो फर्स्ट सिटी ऑफ लिटरेचर है पूरे वर्ल्ड का, जो फर्स्ट सिटी ऑफ लिटरेचर है वो एडिनबर्ग है। तो अब क्योंकि ये टॉपिक आ चुका है इंडिया से रिलेटेड, तो हो सकता है कि आपके ऑप्शन में ये भी हो कि एडिनबर्ग, व्हिच वन इज द फर्स्ट सिटी ऑफ लिटरेचर, व्हिच इज एडिनबर्ग। देन कोझिकोड है, ये इंडिया की फर्स्ट सिटी ऑफ लिटरेचर है। जो इंडिया की फर्स्ट सिटी ऑफ लिटरेचर है वो कोझिकोड है, जो वर्ल्ड की है वो एडिनबर्ग है। देन ग्वालियर को भी इस साल इंक्लूड किया गया सिटी ऑफ म्यूजिक के रूप में, ठीक है ना? और इसके पहले 2 और सिटीज़ हैं, वाराणसी एंड चेन्नई, जिनको सिटी ऑफ म्यूजिक के रूप में चुना जा चुका है पहले भी, राइट? देन ये सिटी अपना बिडिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें जो विनर होगा उनको इंक्लूड किया जाएगा। इलेक्टोरल बॉन्ड, इस पे काफ़ी डिबेट होती है, ठीक है ना? कि जो गवर्नमेंट है वो जो पावर में पॉलिटिकल पार्टी है, वही सारा फंडिंग, इलेक्टोरल फंडिंग जो है वो उनको मिल जाता है और बाकी पार्टीज़ को, जो वीक पार्टी है, छोटी पार्टीज़ हैं, उनको नहीं मिल पाता। इसके ऊपर काफ़ी डिबेट चलती है। नोटिफाइड इन 2018 से स्टार्ट होता है। इट इज़ लाइक अ प्रॉमिसरी नोट, आपको ये ध्यान रखना है, प्रॉमिसरी नोट, ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स है वो एक प्रॉमिसरी नोट की तरह होते हैं। इसके अंदर ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके एग्ज़ाम में इससे ज़्यादा नहीं पूछेंगे। ओनली कुछ ही जो एसबीआई के सिलेक्ट ब्रांचेस हैं वहीं से ये इशू किया जा सकता है। इट्स लाइक कि आपको अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को अगर सपोज़ फंड देना है, डोनेट करना है, तो आप क्या करेंगे कि आप उसके पास जाएँगे, राइट? और सॉरी एसबीआई के पास जाएँगे, वहाँ पे इलेक्टोरल बॉन्ड में आप इन्वेस्ट करेंगे और जो आपका मनी है वो पॉलिटिकल पार्टी को चला जाएगा। आपको जिसको देना है वो दे सकते हैं। आपका नाम उस इलेक्टोरल बॉन्ड पे नहीं लिखा जाता है, क्योंकि यहाँ पे एनोनिमिटी मेंटेन की जाती है कि किसने पैसा दिया है वो नहीं बताया जाएगा, राइट? तो और इसमें सिर्फ सिटीज़न ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कोई भी फॉरेनर इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा, राइट? ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। उसके बाद 1000, 10,000, 1 लाख एंड 1 करोड़ के मल्टीपल में ही आप डोनेट कर सकते हैं। लाइक अगर ₹1500 आपको डोनेट करना है, तो आप नहीं कर सकते। ₹1500 यू कैन नॉट डोनेट। यू हैव टू डोनेट
ईदर 1000 और 10,000 और 1 लाख और 1 करोड़, राइट? और या फिर इसके मल्टीपल्स में। देन 10 डेज़ के अंदर ही उस 10 डेज़ एक्चुअली 10 डेज़ के अंदर ही आपको इलेक्टोरल बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर आप डोनेट कर सकते हैं, राइट? इसमें ये मैंने बता दिया कि जो डोनर है उसका नाम वहाँ पे मेंशन नहीं होता है और जो पॉलिटिकल पार्टी है उनको पता नहीं चलता है कि किसने पैसे दिए हैं। पर ये सिर्फ़ कहने की बात है, सपोज़ मुझे अगर 1 करोड़ रुपए मैं अगर कोई ऐसा इंसान हूँ जो सपोज़ मुझे अपने फ़ेवर में कोई पॉलिसी चाहिए गवर्नमेंट से, तो ऑब्वियसली मैं जाके इलेक्टोरल बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दूँगा, मैं डोनेट करूँगा पैसा और उस पॉलिटिकल पार्टी को फ़ोन करके बता दूँगा कि भाई साहब मैंने पैसे डाल दिए हैं, मेरा काम ज़रूर करवा देना, राइट? तो ये सब जस्ट कहने की बात है। कास्ट सर्वे इन बिहार, बिहार में कास्ट सर्वे हुआ है। मैं यहाँ पे जो एम्फसाइज़ करना चाहता हूँ सर्वे एंड सेंसस के ऊपर, ठीक है ना? अब सर्वे क्या होता है एंड सेंसस क्या होता है, ये सबसे पहले समझना ज़रूरी है क्योंकि हो सकता है कि इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएँ। सेंसस क्या होता है कि जो पूरी पॉपुलेशन है, उनकी काउंटिंग होगी, हेड काउंट होगा, ठीक है ना? पूरी पॉपुलेशन की, राइट? फुल पॉपुलेशन की हेड काउंट होगी। सेंसस सर्वे में ऐसा नहीं होता। सर्वे में लाइक जो बिहार में अभी 2 डिस्ट्रिक्ट के ऊपर ये किया गया है सर्वे, सिर्फ़ 2 डिस्ट्रिक्ट के ऊपर और पूरे बिहार का डेटा ये मानेंगे कि पूरे बिहार में यही हाल है। यानी एक एवरेज किया जाता है वहाँ पे। अब इसमें सर्वे में क्या है कि 2 डिस्ट्रिक्ट में जाएँगे और इट्स नॉट लाइक ओनली 2 डिस्ट्रिक्ट्स, डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन। अगर सपोज़ कहीं सर्वे करना है तो सिर्फ़ 1 डिस्ट्रिक्ट से ही हो सकता है, राइट? तो सर्वे में जाकर के 2 डिस्ट्रिक्ट में जाकर के उन्होंने पता किया कि कितने कास्ट हैं यहाँ पे, कौन-कौन से कास्ट के कितने लोग हैं और उसी के बेसिस पे इन्होंने पता किया कि 63% ईबीसी एंड ओबीसी, ईबीसी यानी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, अदर बैकवर्ड क्लास ओबीसी। जनरल कैटेगरी से 15% लोग हैं, 20% एससी हैं, 1.6% एसटी है। ये पॉपुलेशन जो ब्रेकअप है बिहार का अभी इस सर्वे के अकॉर्डिंग ये रिज़ल्ट हमारे पास आया है और इसी के बेसिस पे इन्होंने नया रिज़र्वेशन कर दिया है 75% का। जो बिहार में नया रिज़र्वेशन है, वो 75% हो गया है, राइट? 50% जो इंदिरा साहनी केस है, इंदिरा साहनी केस, ठीक है ना? आपको ध्यान रखना है कि इसके ऊपर इसी केस में 50% कैप लगा दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि किसी भी रिज़र्वेशन में आप 50% से ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकते। पर यहाँ पे देख सकते हैं कि अब सब आप इसको ऐड करके देखिए 75% हो जाएगा, राइट? 75% लोगों को रिज़र्वेशन दिया जा रहा है। कैन यू बिलीव दिस? और ये सिर्फ़ 75% ही नहीं है, बिहार में फीमेल के लिए अलग से रिज़र्वेशन है। वो किसी भी कास्ट की हो, उनको रिज़र्वेशन मिलता है। तो जनरल मेल है, तो आपको रिज़र्वेशन नहीं मिलेगा, पर आप फीमेल हैं, तो आपको रिज़र्वेशन मिलेगा। सो एक्चुअली दिस इज़ मोर देन 75% क्योंकि जो जनरल वाले हैं, उनको तो रिज़र्वेशन मिल नहीं रहा है, पर उनकी फीमेल को रिज़र्वेशन मिल रहा है। तो दिस इज़ एक्चुअली मोर देन 75% पर ये 75% रिज़र्वेशन बिहार के लोगों को मिल रहा है, व्हिच इज़ अ बिग थिंग। राइट। वन नेशन वन इलेक्शन, राइट। अब ये वन नेशन वन इलेक्शन क्या है, ये इसके नाम से समझ में आ रहा है कि पूरे देश में एक साथ इलेक्शन होगा और बार बार इलेक्शन नहीं होंगे, फ्रीक्वेंट इलेक्शन नहीं होंगे क्योंकि फ्रीक्वेंट इलेक्शन से एक तो जो डेवलपमेंट का जो वर्क है वो भी हैम्पर होता है, प्लस काफ़ी खर्चा होता है उसमें, बार बार हम अपने जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनको डिप्लॉय करते हैं। उसके बाद एक पूरी मशीनरी घूमती रहती है पूरे साल, 10 साल इलेक्शन चलते ही रहते हैं, कहीं ना कहीं चलते रहते हैं इलेक्शन। तो इसके लिए वन नेशन वन इलेक्शन यानी कि जो स्टेट असेंबलीज की जो इलेक्शंस हैं, लोकल इलेक्शन है यानी जो पंचायत इलेक्शन है, प्लस लोकसभा का यानी जो जनरल इलेक्शन है, वो सब के सब एक साथ ही होंगे, राइट? यानी एक साथ प्राइम मिनिस्टर भी बनेंगे, एक ही साथ में चीफ मिनिस्टर भी बनेगा इंसान और जो पंचायत का मुखिया है वो सब एक ही साथ चुने जाएंगे, राइट? ऑब्वियसली उसके लिए अलग अलग वोटिंग जो मशीन्स होंगी वो अलग अलग होंगी, पर ये पूरा प्रोसेस एक साथ चलेगा। दिस इज वन नेशन वन इलेक्शन। इसमें एक कमेटी बिठाई गई है जिसको हेड करेंगे श्री रामनाथ कोविंद, जो हमारे प्रीवियस फॉर्मर जो अभी द्रौपदी मुर्मू जी हैं हमारी, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उनके पहले के जो उसके पहले जो प्रेसिडेंट थे रामनाथ कोविंद, उनको बनाया गया है इस कमेटी का हेड। अब ये कमेटी क्या देखेगी कि क्या फिजिबिलिटी है, क्या करना चाहिए इस वन नेशन वन इलेक्शन के लिए, राइट? ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम वन नेशन वन इलेक्शन होने जा रहा है, इसके पहले भी ये चलता था। जब हमारी कंट्री आज़ाद हुई थी उसके बाद से लेकर के 1967 तक वन नेशन वन इलेक्शन ही था। सारे इलेक्शन एक साथ ही चल रहे थे। लेकिन उसके बाद फिर ये अलग-अलग हो गया। एनआईआरएफ रैंकिंग है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, जो कि आईआईटी मद्रास इस रैंकिंग को टॉप कर चुका है। बस इतना ही काफ़ी है इसके लिए। देन अपार आईडी। अपार आईडी क्या है?
कि ये एक वन नेशन वन आईडी कार्ड हमने पहले देखा, वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन वन फर्टिलाइजर। हमने ये बहुत सारा कुछ देख लिया है। ये जो एनडीए की गवर्नमेंट है, ये सेंट्रलाइजेशन में बिलीव करती है कि यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, ठीक है ना? तो इसी के लिए वन नेशन वन टैक्स, जीएसटी जो है, वो भी वन नेशन वन टैक्स इसी के अंदर ही आता है। तो ये पूरा हर जगह वन नेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि यूनिटी पे इनका ज़्यादा ध्यान है। तो अपार स्टैंड्स फॉर ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। आप देख सकते हैं कि ये सारे स्टूडेंट्स जो हैं, उन सबको एक ही आईडी कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि 12 डिजिट का एक आईडी कार्ड होगा। और ये सारे स्टूडेंट्स, यानी इंडिया के सारे स्टूडेंट्स को एक ही टाइप की आईडी कार्ड दी जाएगी, और उस आईडी कार्ड के अंदर एवरीथिंग विल बी स्टोर्ड डिजिटली। उस बच्चे का परफॉर्मेंस फ्रॉम प्री प्राइमरी टू हायर एजुकेशन तक, उस बच्चे के सारे परफॉर्मेंस उसमें रिकॉर्डेड होंगे, राइट? तो बच्चे को अगर सपोज एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जाना है, कॉलेज में एडमिशन लेना है, एवरीथिंग विल बी सुपर ईजी। तो ये उसका एक बेनिफिट होगा। विथड्रॉ देयर, उसके बाद जो पेरेंट्स हैं वो उस बच्चे से सॉरी जो कार्ड बनवाया है उसको हम विथड्रॉ भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है एक बार कार्ड बन गया तो बन गया, हम उसको वापस या फिर कैंसिल नहीं कर सकते। इट्स नॉट लाइक दैट। हम उसको वापस ले सकते हैं और उसको कैंसिल भी कर सकते हैं, राइट? तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। देन लाइफ लॉन्ग वो आईडी रहेगी जो लाइफ लॉन्ग काम करके एग्जाम रिजल्ट्स, ओलंपियाड रैंकिंग और उसके जो स्किल्स उसने ट्रेनिंग ली है, कुछ भी अगर उस बच्चे ने ऐसा किया है, एवरीथिंग विल बी रिकॉर्डेड देयर। देन है साथी पोर्टल। ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। पर्सनली मुझे ये बहुत अच्छा लगा। वो बच्चे जिनको किसी भी एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करनी है एंड दे कैनॉट अफोर्ड, इफ दे कैनॉट अफोर्ड द फी, क्योंकि हम देखते हैं कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की फ़ी बहुत ज़्यादा है। उन्हीं बच्चों को सपोर्ट करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आईआईटी कानपुर और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने साथी पोर्टल लॉन्च किया है, जो कि 4 लैंग्वेजेज़ में अभी काम कर रहे हैं। इंग्लिश, हिंदी, ओडिया एंड तेलुगु। इन 4 लैंग्वेजेज़ में ये काम कर रहे हैं। आगे चल के इसको 13 लैंग्वेज में तक में ले जाने की कोशिश है, और एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी करवाएंगे, और ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को सपोर्ट करेगा। बस इतनी सी बात है इसके अंदर, आपको ध्यान रखना है। विमेन फॉर वाटर, विमेन वाटर फॉर विमेन, ये वाटर गवर्नेंस को लेकर के, यानी कि कहाँ पे वाटर, अगर कोई सिटी है तो वहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी कितनी है, क्योंकि अगर पानी कम होता है सपोज या अवेलेबिलिटी नहीं है, तो जो विमेन फोक है फैमिली के अंदर, गांव के अंदर, शहरों में तो खैर फर्क नहीं पड़ता ज़्यादा, पर गांव में वो विमेन फ़ोक है, वही घर की सारे काम देखती है ना? क्योंकि जो मेल है, वो तो बाहर खेतों में काम करता है या फिर बाहर कहीं और चला जाता है काम करने, पर घर का जो सारा काम है, वो विमेन फ़ोक ही देखती हैं। तो विमेन की ये ड्यूटी बन जाती है कि वाटर फेच करना, कहीं जाना है, तालाब से लाना है, कहीं दूर से जाके लाना है पानी, तो उनके लिए एक बड़ी प्रॉब्लम होती है, काफ़ी दूर उनको चल के जाना पड़ता है। टू डील विथ ऑल दीज़ थिंग्स, ये इनिशिएटिव लाया गया है, ठीक है ना? अमरुत जो है वो एक्चुअली जो हमारी जो भी अर्बन सेंटर्स हैं या फिर जो भी विलेजेस हैं, उन सब के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट के लिए ये स्कीम है अमृत, राइट? तो वहाँ पे जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव कर रहे हैं, तो वहाँ पे पानी की जो अवेलेबिलिटी है, वो पीने लायक है या नहीं, अवेलेबल है नहीं है प्रॉपर अमाउंट में, वो सारा कुछ देखना इसी के अंदर किया जाएगा, राइट? देन यशस्विनी, ये एक नया इनिशिएटिव है सीआरपीएफ का। सीआरपीएफ की 150 वुमेन ऑफिसर्स 10,000 किलोमीटर की रोड टूर पे जाएँगी ऑन बाइक पे, बाइक एक्सपीडिशन, राइट? एम क्या होगा, एजेंडा क्या होगा? बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ को प्रमोट करना, राइट? वुमेन जा रही हैं तो बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का लोगो लेके जाएँगी, और सीआरपीएफ को एक, उनके जो ऑफिसर्स हैं, उनको भी एक क्या कह सकते हैं, मोटिवेशन मिलेगा, राइट? तो ये सारी चीज़ इसके अंदर है, यशस्विनी इनिशिएटिव के अंदर। 15 स्टेट्स, 2 यूनियन टेरिटरीज़ को ये कवर करेंगे। ये सारी चीज़ें, छोटी-छोटी चीज़ें हैं, बस आप ध्यान में रखना। अगर पूछ ले यशस्विनी क्या है, किससे रिलेटेड है, कौन लोग जा रहे हैं, सीआरपीएफ के लोग जा रहे हैं, थ 10,000 किलोमीटर कवर करेंगे, बाइक एक्सपीडिशन पे जा रहे हैं, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ को वो प्रमोट करेंगे। बस इतनी सी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। एक ऑप्शन में देखिए एंड जस्ट टिक। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट, हमारे पास नाउ 42 हेरिटेज साइट्स हैं यूनेस्को की। सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि आखिर यूनेस्को इतना क्यों बचाना क्यों चाहता है हेरिटेज साइट्स को? रीज़न क्या है? तो वर्ल्ड वॉर हुए हैं हमारे पास 2, 1 एंड 2।
इन दोनों में हमने बहुत तबाही करी क्योंकि हमने बहुत सारे बम फोड़े हैं, बहुत सारे लोगों को मारा है, इंफ्रास्ट्रक्चर था उनको बर्बाद किया है, राइट? उन सबको देखते हुए ऐसा लगा कि अगर ये चलता रहा तो हमारी जितने भी जो मॉन्यूमेंट्स हैं, जो हेरिटेज साइट्स हैं, वो सब खत्म हो जाएँगे। उन्हीं को बचाने के लिए यूएन ने यूनेस्को ने आगे चल के ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया कि हम जितने भी हेरिटेज साइट्स हैं उनको एक रिकॉग्निशन देंगे ताकि उनकी सेफ्टी और उनकी सेफगार्ड के लिए जो गवर्नमेंट्स हैं उनको फोर्स कर सके कि आप उसको बचा के रखो, राइट? जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि अफ़गानिस्तान में जैसे ही तालिबान पावर में आया, तो वहाँ पे बामियान बुद्धा एक स्टैच्यू था, ठीक है ना? जो कि पूरा एक माउंटेन के अंदर ही बनाया गया था। वो अलग से स्टैच्यू नहीं बनाया गया, माउंटेन को ही काट के उसके अंदर ही बनाया गया था। तो तालिबान ने उसको उड़ा दिया, राइट? तो अगर ये चलता रहे, तो सारे ऐसे जिसका मन करेगा वो भी कोई भी पूरी हेरिटेज साइट जो है, जो हमारी सिविलाइज़ेशन की जो क्या कह सकते हैं रिप्रेजेंटेशन है, उसको ख़त्म कर देंगे। जो ब्यूटी है वर्ल्ड की वो ख़त्म हो जाएगी, है ना? तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। इसी के लिए यूनेस्को उनको रिकॉग्निशन देता है ताकि वो जो उनकी गवर्नमेंट है वहाँ की उसको फ़ोर्स कर सके कि आप इसकी देखभाल करते रहो, राइट? देन हाँ, तो इसमें ये हमने देखा कि यूनेस्को कैसे करती है। देन अभी जो हमारा 2 एंट्री है इसमें, पहला है शांति निकेतन, जो कि जिसको एस्टेब्लिश करने वाले थे देवेंद्रनाथ टैगोर, राइट? सॉरी, रवींद्रनाथ टैगोर के फादर, वो उनको एस्टेब्लिश करने वाले थे और बाद में यही जाके बन जाता है विश्व भारती यूनिवर्सिटी, जिसके चांसलर जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर इसके चांसलर हैं, राइट? तो और ये कहाँ पे है? तो आप देख सकते हैं ये बीरभूम डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल में है, शांति निकेतन, ये अभी रिसेंटली ऐड हुआ है। उसके बाद एक दूसरा है सेक्रेड एंसेम्बल्स ऑफ होयसाला। होयसाला एम्पायर, जो कि मैं जस्ट की मैप दिखाऊँ कर्नाटका के ये वाला एरिया, यहाँ पे ये केरला है, ठीक है ना? ये तमिलनाडु है, यहाँ पे ये कर्नाटक है। ये वाला कर्नाटक के अंदर ये दोनों इसके कैपिटल है एक्चुअली, ठीक है ना? तो ये वाला एरिया जो है यहीं पे ये होयसाला एम्पायर जो था, इस एरिया में इन्होंने रूल किया था। ये अराउंड 10 टू 14th सेंचुरी के बीच में इन्होंने रूल किया है और उसी समय ये जो टेम्पल स्ट्रक्चर्स हैं, आप देख सकते हैं, ये वाले इन्होंने बनाए हैं। तो इनको भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में ऐड कर दिया गया है। अब इनकी सेफ्टी, इनकी मेंटेनेंस को लेकर के आप वो गवर्नमेंट से रिपोर्ट लेते रहेंगे, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट इसको मेंटेन करेगी, इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकती है, राइट? तो ये यहाँ पे है। अब आप कुछ चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं कि होयसला का जो कैपिटल था वो बेलूर में था, लेकिन बाद में उसको मूव करके हलेबीडु में लाया गया था, राइट? तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं। उसके बाद ये हिंदू टेम्पल से रिलेटेड ये टेम्पल्स जो है वो हिंदू टेम्पल्स हैं, सदर्न इंडिया में हैं और ये काफ़ी एक्सक्विजिट आर्किटेक्चर है। और ये जस्ट यहाँ पे डिटेल्स हैं जो कि आप देख सकते हैं। हमारे पास 42nd यानी कि टोटल 42 हेरिटेज साइट्स हो चुके हैं इंडिया के अंदर, ठीक है? देन मेरी माटी मेरा देश के नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ पैट्रियोटिक चीज़ है, राइट? लॉन्च्ड बाय यूनियन गवर्नमेंट, आज़ादी का अमृत महोत्सव 75 ईयर इंडिपेंडेंस के महोत्सव पे ये किया गया है। शीला फलकम, ठीक है ना? एक छोटा-सा मॉन्यूमेंट बनाया जाएगा हर एक पंचायत में, एवरी विलेज ऑफ पंचायत अक्रॉस द कंट्री टू पे ट्रिब्यूट टू दोज़ हू लेड डाउन देयर लाइव्स ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। फ्रीडम स्ट्रगल में जिन लोगों ने अपनी जान दी है, तो ऑब्वियसली हर गाँव से कोई ना कोई तो ऐसा होगा, जिन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में अपना कंट्रीब्यूशन तो किया होगा। या फिर डिफेंस में उन्होंने अपनी जान दी होगी डिफेंस के लिए, डिफेंस में भारत की रक्षा करते हुए उन्होंने अपनी जान दी होगी। उन सारे लोगों को रिकॉग्नाइज़ करते हुए हर गाँव में, है ना? ये एक छोटा मॉन्यूमेंट बनाया जाएगा। उस इनिशिएटिव का नाम है मेरी माटी मेरा देश। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आरोग्य मैत्री क्यूब, राइट? अब इसमें क्या है कि सपोज़ कहीं पे भूकंप आ गया, कहीं पे सुनामी आ गया, इमीडिएटली वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी हम रिस्टोर नहीं कर पाते, क्योंकि हॉस्पिटल्स जो है वो सपोज़ भूकंप आ गया तो हॉस्पिटल ही तबाह हो गई। तो मेडिकल फैसिलिटी वहाँ के लोगों को नहीं दे सकते। वहीं के लोग घायल हैं, वहीं पे हॉस्पिटल टूट चुका है, कैसे देंगे? उस केस में इस क्यूब को तुरंत एयरलिफ्ट किया जा सकता है और जहाँ चाहें हम वहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं। इसके अंदर क्या-क्या है? 72 क्यूब्स हैं इसके अंदर। ये जो छोटे-छोटे क्यूब्स देख रहे हैं, ऐसे 72 क्यूब्स हैं एंड उसमें मिनी आईसीयू है, ऑपरेशन थिएटर है, वेंटिलेटर्स हैं, एक्स-रे मशीन है, फूड, वाटर एवरीथिंग इज़ देयर। आप जस्ट इसको उठाइए
और जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे ड्रॉप कीजिए, डॉक्टर्स को साथ में भेजिए और वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ जो है वो रिस्टोर कर दीजिए, तो आप लोगों की जान बचा सकते हैं, राइट? द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, इसके लिए इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे बता दूँ। 6 गेट्स जो हैं वो उनके नाम हैं, गज द्वार, अश्व द्वार, शार्दूला द्वार, हमसा द्वार, मकर द्वार, गरुड़ द्वार, राइट? इन 6 द्वारों, ये 6 गेट्स के नाम हैं। अगर ये वर्ड्स कहीं पे भी आ जाएँ एग्ज़ाम में, आप समझ जाना कि ये पार्लियामेंट के गेट्स के नाम हैं, राइट? उसके बाद जो हमारा राज्यसभा है, उसका जो इंटीरियर है, वो लोटस से इंस्पायर्ड है। ठीक है ना? एंड जो हमारा लोकसभा है, उसका जो इंटीरियर है वो पीकॉक से इंस्पायर्ड है। तो ये 2 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद अंदर में कुछ ब्रास इमेजेस लगे हुए हैं जिनमें से महात्मा गांधी हैं, हमारे फादर ऑफ नेशन, चाणक्य हैं, गार्गी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल है, अम्बेडकर हैं एंड जो चक्र है, जो हमारे झंडे में भी चक्र है और जो सन टेम्पल ऑफ कोणार्क, वहीं से वो चक्र लिया गया है। ये सारी चीज़ें वहाँ पे बनाई गई हैं। चक्र का हमारे लाइफ में, नॉट लाइफ में, हमारे कल्चर में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। देन हमारी लाइफ में भी ऑब्वियसली, क्योंकि जब से जो प्री हिस्ट्री में भी हम देखते हैं तो व्हील के इन्वेंशन के बाद से जो लाइफ है वो बहुत ईज़ी हो गई थी। देन सेंगोल है, इसके ऊपर हमने देखा है कि काफ़ी ये न्यूज़ में था, ये चोला एम्पायर से लिया गया है, ठीक है ना? राइट? इसको बनाने वाले वुमुदी एथिराजुलु एंड वुमुदी सुधाकर हैं और ये इसको तमिल में सेमाई कहते हैं, जिसका मतलब होता है एक्सीलेंस। पावर ट्रांसफर के टाइम पे इसको हम यूज़ करते हैं, जब पावर ट्रांसफर करते हैं एज़ ए एम्बॉडीमेंट ऑफ पावर एंड अथॉरिटी, इसको हम यूज़ करते हैं। फर्स्ट टाइम ये पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिया गया था, जब ब्रिटिश कॉलोनियल पावर जब अपनी पावर ट्रांसफर करके पंडित जवाहरलाल नेहरू को सौंप रहे थे, है ना? ट्रांसफर ऑफ पावर, उस समय भी ये दिया गया था। ठीक है। देन अंतर्दृष्टि डैशबोर्ड। अंतर्दृष्टि डैशबोर्ड क्या है? एक्चुअली आरबीआई कुछ भी करता है तो उसपे हमारी नज़र होनी चाहिए, क्योंकि उसके एग्ज़ाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आरबीआई ने एक डैशबोर्ड रिलीज़ किया है, एक डैशबोर्ड लाया है जिसको अंतर्दृष्टि डैशबोर्ड कहते हैं और ये फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करेगा। फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी कंट्री के अंदर कितने लोगों के पास बैंक अकाउंट है, ठीक है ना? और उससे रिलेटेड सारी चीज़ें उस डैशबोर्ड में देखी जा सकती हैं। देन गरबा, तो काफ़ी लोगों को पता होगा गरबा क्या है, राइट? इसको यूनेस्को की इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में ऐड किया गया है गरबा को, राइट? ये कोई 15th कल्चरल आइटम है, यानी कि उस लिस्ट में 15 टोटल कल्चरल आइटम हमारे पास हैं इंटैंजिबल। तो इसमें अभी गरबा है क्या? वो देखते हैं। तो गरबा एक्चुअली जो फेमिनिन पावर है, उसको सेलिब्रेट करने का एक तरीका है, राइट? गरबा यानी कि गर्भ, अगर मैं हिंदी में लिखूँ तो उसको वूम्ब कहते हैं, यानी कि गर्भ, ठीक है ना? गरबा, उसी गरबा से ये गर्भ गर्भ से ही गरबा बना है। तो एक सेंट्रल लैंप होता है बीच में यहाँ पे, इसी को गर्भ माना जाता है, राइट? और इसी के चारों तरफ लोग ऐसे गोल-गोल घूम के और ये गरबा सेलिब्रेट करते हैं। दिस इज़ एक्चुअली द प्रोसेस, राइट? तो ये फेमिनिन जो एनर्जी है, जो फेमिनिन पावर है, उसको सेलिब्रेट करने का एक तरीका है। देन अब हम आते हैं स्कीम्स पे। अब हम स्कीम्स पे आएँगे और देखते हैं कि इसके अंदर क्या-क्या है। ड्रोन दीदी योजना, ये देखते हैं क्या है। तो हमारे पास वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, सबको पता होगा इंडिया के अंदर कुछ 46 लैक्स आई थिंक सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं। आई एम नॉट श्योर अबाउट द एग्ज़ैक्ट नंबर। अ, कुछ लैक्स में है, एक्चुअली बहुत ज़्यादा है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तो ये एक सेंट्रल सेक्टर, यहाँ पे सेंट्रल सेक्टर स्कीम जैसे ही आता है, मैं एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूँ। सेंट्रल सेक्टर स्कीम एंड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, 2 चीज़ होती है, राइट? जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, नाम से ही पता चल रहा है कि स्पॉन्सर किया जा रहा है, यानी कि पूरा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं देगी, कुछ पैसा देगी, राइट? और जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, इसका मतलब है कि 100% जो उस स्कीम में जो खर्चा आएगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट बियर करेगी। पर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो होता है, उसमें स्टेट्स का भी अपना कंट्रीब्यूशन होता है, प्लस सेंटर का भी अपना कंट्रीब्यूशन होता है। पर हर स्टेट का अलग-अलग हो सकता है, जैसे जो हिली स्टेट्स हैं, वहाँ पे सेंटर 90% देती है और जो स्टेट है, जो हिली स्टेट है, वो 10% ही देते हैं। कहीं यूटी में जो यूनियन टेरिटरीज़ है, वहाँ पे 100% देती है सेंट्रल गवर्नमेंट और बाकी सारे स्टेट्स में लाइक 60-40 का मोस्टली रेशियो होता है। सेन 60% देगी सेंट्रल गवर्नमेंट, 40% खर्चा जो होगा वो स्टेट गवर्नमेंट का होगा।
15,000 ड्रोन्स दिए जा रहे हैं टू सिलेक्टेड वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर द पर्पस ऑफ ऑफरिंग रेंटल सर्विसेज फॉर फार्मर्स, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए। मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो गांव में चलती हैं, जो विलेजेस में, उनको ड्रोन्स दिए जाएंगे। वो ड्रोन रेंट पे दे सकते हैं फार्मर्स को। फार्मर क्या करेंगे, उससे पेस्टिसाइड छिड़काव कर सकते हैं, अपने खेतों की सर्वे करा सकते हैं, जो भी चाहिए वो कर सकते हैं। ठीक है, नैनो एरिया यानी जो फर्टिलाइज़र है वो आप वहाँ पे स्प्रे करवा सकते हैं। 89 लैक्स, यस, 89 लैक्स एसएचजी ग्रुप्स हैं इंडिया के अंदर, ठीक है? बहुत बड़ा नंबर है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। देन पीएम जनमन स्कीम, अब कुछ स्कीम्स भी हम देख रहे हैं, तो देखते हैं क्या-क्या है पीएम जनमन स्कीम। इसमें क्या है, इसका पहले फुल फॉर्म देखते हैं। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। न्याय के मतलब ही है कि जस्टिस की बात चलेगी, ठीक है? देखते हैं क्या है न्याय में, क्या न्याय करना चाह रहे हैं। सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन इम्प्रूव करना चाहते हैं, किनकी? उन ग्रुप्स की जो ऑलरेडी काफ़ी बैकवर्ड हैं, ट्राइबल्स के अंदर भी काफ़ी बैकवर्ड है। एक तो हमारी ट्राइबल हैं, जो जो हमारी प्रेसिडेंट अभी, वो भी ट्राइबल है, बट शी इज़ नॉट बैकवर्ड क्योंकि वो प्रेसिडेंट बन चुकी हैं। ऑब्वियसली वो बैकवर्ड अब नहीं है। पर ऐसे बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स हैं जो काफ़ी बैकवर्ड हैं, तो उनको उनको भी जस्टिस दिलाने के लिए, यानी न्याय दिलाने के लिए, उनकी सोशियो इकोनॉमिक जो स्टेटस है उनको, उसको इम्प्रूव करने के लिए ये स्कीम लाई गई है। और ट्राइबल रिलेटेड कोई भी स्कीम होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसलिए आपको इसको ध्यान में रखना है, ठीक है ना? अब इस पीएम जनमन स्कीम के अंदर कई सारे छोटे-छोटे स्कीम्स होंगे जिनको एक साथ क्लब कर दिया जाएगा। सेंट्रल सेक्टर और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, इन सब के इसके अंदर कई सारे आएँगे। 9 मिनिस्ट्रीज़ जो है वो मिलके वो इसको इम्प्लीमेंट करेंगी। 11 क्रिटिकल इंटरवेंशंस यानी 11 ऐसे स्कीम्स बनाए जाएँगे। समझते हैं पीवीटीजीज़ क्या होते हैं, यानी नॉट प्राइवेट, पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स क्या होते हैं, राइट? हमारे पास इंडिया में 8.6% ट्राइबल्स हैं। जो पूरी पॉपुलेशन है ट्राइबल्स की, वो अराउंड 8.6% है। लेकिन इसमें से ट्राइबल्स के अंदर भी बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल है। उसी को पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स कहा जाता है, पीवीटीजीज़ कहा जाता है। ठीक है ना? ऐसे टोटल जो 75 पीवीटीजीज़ हैं, यानी डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप्स हैं, वो 75 है, जबकि टोटल शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो हैं वो 705 है। ठीक है ना? तो हमारे पास अभी 75 है, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो है वो पॉपुलेशन उड़ीसा के अंदर है। एक ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं कि धेबार कमीशन के जो है इसी इन्होंने ही सबसे पहले प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप बनाया था, जिसको बाद में पीवीटीजी का नाम दिया गया। ठीक है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखना है। पीएमजेकेवाई यानी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ये स्कीम तो काफ़ी फेमस है। जब कोविड के टाइम पे लोगों को जो फ्री ग्रेन्स दिए जा रहे थे, फूड ग्रेन्स दिए जा रहे थे, वो इसी स्कीम के अंदर दिए जा रहे थे, जिसमें 5 किलो अनाज या दाल कुछ भी दिया जा रहा था। ठीक है ना? 5 के जो फ्री फूड ग्रेन्स पर बेनिफिशियरी पर मंथ, अगर एक घर में 4 लोग हैं तो उसको 20 किलो हर महीने मिलेगा। नेशनल फूड सिक्योरिटी 2013 में आता है, और इसी के अंदर जो सस्ते मतलब कह सकते हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते फूड, तो उनको बहुत ही कम दाम में, लाइक ₹1 उसके गेहूँ का दाम है, ₹2 ऐसे कुछ राइस का प्राइस है, उस प्राइस पे उनको दिया जाता है। बहुत ही चीप रेट में दिया जाता है, और ये पैसा आता कहाँ, ये ग्रेन आता कहाँ से है? तो गवर्नमेंट प्रोक्योर करती है थ्रू एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। जो हम देखते हैं कि गवर्नमेंट मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे जो खरीदती है, और एफसीआई जो गोडाउन्स है, एमएसपी पे खरीद के गवर्नमेंट एफसीआई को देती है, और एफसीआई ही उसको डिस्ट्रीब्यूट करवाती है, ठीक है ना? पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पीडीएस के थ्रू, जो कोटा बोलते हैं ना, हम गाँव में बोलते हैं कि कोटे से जाके चावल ले आओ, कोटे से गेहूँ ले आओ, जो भी है। तो उसी के थ्रू, पीडीएस के थ्रू, उसी पीडीएस को कोटा कहते हैं। तो एफसीआई पीडीएस तक पहुँचाती है, पीडीएस से फिर वो लोगों तक पहुँचता है, और बहुत ही सस्ते रेट पे दिया जाता है। यानी कि गवर्नमेंट बहुत ही चीप रेट में लोगों को फूड प्रोवाइड करवा रही है, फूड ग्रेन्स। पर ड्यूरिंग कोविड वो फ्री कर दिया गया था, उसमें कोई पैसे नहीं लिए जा रहे थे, और उसी को अब एक्सटेंड कर दिया गया है 5 और साल के लिए। क्योंकि ऑब्वियसली एक चीज़ है कि अगर एक बार आपने कुछ फ्री प्रोवाइड कर दिया है, तो उसको वापस लेना बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, है ना? फ्री चीज़ अगर आप किसी एक गवर्नमेंट ने दे दी है, तो उसको वापस नहीं लिया जा सकता।
उसी तरीके से रिजर्वेशन है, एक बार रिजर्वेशन चल गया तो अब हर किसी को रिजर्वेशन चाहिए, हर जगह रिजर्वेशन के लिए प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि हमें रिजर्वेशन दो, हम ज़्यादा बैकवर्ड हैं, हम ज़्यादा बैकवर्ड हैं, हम ज़्यादा बैकवर्ड हैं, ये हर कोई कर रहा है, ठीक है ना? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फूड सिक्योरिटी स्कीम, इसमें कुछ 80 करोड़ लोग जो है फ्री फूड अवेल करते हैं, राइट? तो ये सारी उसके बारे में कुछ और डिटेल्स हैं। एन एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम, एबीपी यानी कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम था पहले, अभी एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? नीति आयोग, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको लॉन्च करने वाला नीति आयोग है, ठीक है ना? और ये हर एक ब्लॉक ब्लॉक जो है रिमोटेस्ट एंड लेस डेवलप्ड ब्लॉक्स को उसको इम्प्रूव किया जाएगा, बस ये सारी चीज़ें हैं, आपको इससे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, पर यहाँ ध्यान देने वाली बात है। Tiryani block in Telangana and Kaushambi block in Uttar Pradesh. Tiryani block in Telangana is first. इस डेल्टा रैंकिंग एक्चुअली नीति आयोग जो है वो डेल्टा रैंकिंग रिलीज करती है, जिसके अंदर इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम्स के टाइम पे भी डेल्टा रैंकिंग उन्होंने रिलीज किया था, एंड एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम के टाइम में भी ये डेल्टा रैंकिंग रिलीज करते हैं, जिसमें तिरयानी ब्लॉक तेलंगाना के जो है वो फर्स्ट रैंक पे है, और कौशंबी ब्लॉक इन उत्तर प्रदेश सेकंड रैंक पे है। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये तो एक्चुअली जो पीसीएस वाले एग्जाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। देन उम्मीद, उम्मीद क्या है? अंडरस्टैंड, मोटिवेट, मैनेज, एम्पैथाइज, एम्पावर, डेवलप, गाइडलाइंस। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एक ऐसा इनिशिएटिव लाई है जिसमें प्रिवेंशन ऑफ सुइसाइड, हमने देखा है कि कैसे कोटा में बच्चे, छोटे-छोटे बच्चे सुइसाइड कर रहे हैं, 10th क्लास के बच्चे, 11th 12th क्लास के बच्चे सुइसाइड कर रहे हैं, दैट्स अ डिजास्टर फॉर एनी कंट्री। इतने छोटे बच्चे तो उनको स्ट्रेस नाम की चीज़ होनी भी नहीं चाहिए, पर जैसा सिस्टम हमने बना रखा है और जिस तरीके से एजुकेशन के टाइम पे हम जितना स्ट्रेस देते हैं अपने बच्चों को, तो ऐसी सिचुएशन आ जाती है। तो इसी चीज़ से लड़ने के लिए ये उम्मीद है। बस आपको इतना याद रखना है कि ये सुसाइड को रोकने के लिए एक इनिशिएटिव है उम्मीद, राइट? बस इतना काफ़ी होगा। देन पीएम स्वनिधि स्कीम, पीएम स्वनिधि स्कीम का मतलब होता है, निधि का मतलब होता है फंड, ये फंड से रिलेटेड है, और स्वनिधि का मतलब है कि जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो जो ठेले लगाते हैं या फिर कोई ऐसी चीज़ कर रहे हैं जिनका बहुत छोटा बिज़नेस है, एक छोटी-सी शॉप है या फिर छोटा-सा ठेला है और वहाँ पे वो कुछ बेच रहे हैं। उनको फंड की अगर ज़रूरत पड़ती है, उनके लिए ये स्कीम लाई गई है, पीएम स्वनिधि स्कीम, ठीक है ना? ये किनके लिए है? स्ट्रीट वेंडर्स के लिए। ये आपको सबसे पहले ध्यान रखना है। आत्मनिर्भर भारत का एक बड़ा-सा एक अम्ब्रेला इनिशिएटिव है आत्मनिर्भर भारत, जिसके अंदर गवर्नमेंट लोगों को आत्मनिर्भर यानी कि सेल्फ डिपेंडेंट बनाने की कोशिश कर रही है। इसके अंदर आपको लोन मिलेगा। अगर आप स्ट्रीट वेंडर हैं तो आप जाकर के गवर्नमेंट से लोन अवेल कर सकते हैं। कोलैटरल फ्री लोन होगा, यानी कि आपको कुछ भी गारंटी नहीं देनी पड़ेगी और ये आपको मिल जाएगा। 10,000 आपको पहले साल को मिलेगा, अगले साल में 20,000 मिलेगा, उसके बाद 50,000 मिलेगा। जिसके अंदर आपको इंटरेस्ट की सब्सिडी, जो इंटरेस्ट होता है उसकी सब्सिडी भी मिलेगी अगर आप टाइम पे पेमेंट करते हैं तो। ठीक है, बस इतना डिटेल काफ़ी होगा, बाकी सारा डिटेल आप पीडीएफ से देख सकते हैं। ओके, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो देखते हैं हम, पीएम पीएम अजय, राइट? अब ये चीज़ है क्या? तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो पीएमएजेवाई है, अजय है, वो प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय, अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट की बात चल रही है, और उसमें मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। इसके अंदर 3 स्कीम्स को डाले गए हैं, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना एंड स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस टू शेड्यूल कास्ट सब प्लान, बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना, ये सारी चीज़ें इसके अंदर डाली गई। तो अगर कभी आपको ये आ जाए एग्जाम में कि पीएमएजेवाई क्या है, तो उससे ये पूछा जा सकता है कि किस किस सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए ये स्कीम है? तो अनुसूचित जाति के लिए है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने इनको इम्प्लीमेंट करना है, इससे ज़्यादा और नहीं पूछा जाएगा। एम क्या है? टू रिड्यूस पॉवर्टी विद इन शेड्यूल कास्ट, जो शेड्यूल कास्ट है उनके अंदर जो पॉवर्टी है उसको खत्म करना है, दैट्स इट। काफ़ी जनरल सा टॉपिक है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के जो हमारी ब्लू रेवोल्यूशन यानी जो फिश प्रोडक्शन है कंट्री के अंदर, उसको इम्प्रूव करने के लिए ये स्कीम लाई गई है, जिसमें जो फार्मर्स है, जो फिश प्रोडक्शन में जो फार्मिंग कम्युनिटी इन्वॉल्व है,
उनकी जो इनकम है उसको डबल करना गवर्नमेंट का एम है, राइट। श्रेयस स्कीम, ये भी अगेन स्टूडेंट्स के, हायर एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स जो हैं उनको फ्री कोचिंग, फ्री क्वालिटी कोचिंग प्रोवाइड करना है। उसके लिए जो 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 टारगेट, आई मीन जो कंडीशन है वो ये है कि 8 लाख से कम आपकी इनकम होनी चाहिए, उन बच्चों को इसमें लिया जाएगा। तो अगेन ये एजुकेशन से रिलेटेड है, श्रेयस स्कीम। पीएम जनधन योजना, ये एक्चुअली लॉन्च तो 2014 में हुआ था, क्योंकि ये काफी पुराना स्कीम है। बट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि पीएम जनधन योजना के बारे में थोड़ा पता तो होना चाहिए, क्योंकि कभी पूछा जा सकता है। सबसे पहली बात तो ये फाइनेंशियल इंक्लूजन को सपोर्ट करता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन को ये सपोर्ट करता है। और इंक्लूजन का मतलब होता है कि हर कोई इंसान कंट्री के अंदर फाइनेंशियल एक्टिविटी जो हो रही है उसके अंदर वो पार्टिसिपेट कर सके, राइट। इसमें क्या है कि लोगों को बैंक अकाउंट्स दिए जाएंगे जिसके अंदर कोई मिनिमम अमाउंट मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती। मोस्टली जो बैंक अकाउंट आप लेते हैं तो उसमें आपको एक मिनिमम अमाउंट मेंटेन करना होता है, अदरवाइज आपको फाइन देना पड़ेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको रुपए डेबिट कार्ड दिया जाता है, ठीक है ना। रुपए का क्रेडिट कार्ड भी आ चुका है जिसको यूज़ करने पे कोई चार्जेस नहीं लगते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, राइट। देन एक और चीज़ मैं बता दूं कि जितने भी रुपए कार्ड्स हैं हमारे पास, वो सारे के सारे रुपए क्रेडिट कार्ड्स के को आप यूपीआई के थ्रू उससे डायरेक्टली स्पेंड कर सकते हैं। आपको पीओएस मशीन पे ले जा करके अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ नहीं करना पड़ेगा। जस्ट आप अपना क्रेडिट कार्ड यूपीआई से कनेक्ट करें, रुपए क्रेडिट कार्ड ओनली, एंड आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक चीज़ है, कभी अगर एग्जाम में ऐसी चीज़ आती है तो इन्फॉर्मेशन आप आपके दिमाग में होनी चाहिए। अटल वयो अभ्युदय योजना, वयो का मतलब होता है ओल्ड एज पीपल, उनके लिए है ये, ठीक है ना। उनको शेल्टर, फूड, मेडिकल केयर, एंटरटेनमेंट, ये सारी चीज़ें दी जाएंगी। बस आप एक बार इसको गो थ्रू कर जाओ, ताकि अगर ऐसा क्वेश्चन आ भी जाए, ये सब देखो, ये सब लो प्रायोरिटी क्वेश्चंस है, क्योंकि फिर भी मैंने इनको डाले हैं कि अगर आ भी जाए तो ये छूटना नहीं चाहिए, बस ये इसलिए, तो इसके लिए मैंने इसमें बहुत ही थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ही ऐड किया है। अटल इनोवेशन मिशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है, इसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। इंडिया फ्लैगशिप इनिशिएटिव, ये क्या, इंडिया के अंदर इनोवेशन, डिस्कवरी, इन सब चीज़ों को प्रमोट करने के लिए ये स्कीम लाई गई है, जिसमें हर स्कूल के अंदर ये अटल इनोवेशन मिशन को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। हर स्कूल से में जो इनोवेशन है उसको प्रमोट किया जाएगा, राइट। स्कूल, यूनिवर्सिटी, रिसर्च इंस्टीट्यूशन, एमएसएमई, जहाँ पे जो हम प्रोडक्शन करते हैं वहाँ पे भी इनोवेशन हो सके, इसलिए ये बनाया जाएगा। हर स्कूल में अटल टिंकरिंग लैब बनाया जाएगा, ठीक है ना, ये भी अटल इनोवेशन मिशन का ही पार्ट है। नीति आयोग इसको इम्प्लीमेंट करती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसके ऊपर पूछा जा चुका है कई बार क्वेश्चन कि इम्प्लीमेंट कौन करता है, राइट। अटल टिंक, इसके कई सारे कंपोनेंट्स है, अटल टिंकरिंग लैब, इंक्यूबेशन सेंटर, अटल न्यू इंडिया चैलेंज, मेंटर ऑफ चेंज प्रोग्राम, अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर, रिसर्च एंड इनोवेशन, ये सारी चीज़ें इसकी है, कंपोनेंट्स हैं अटल इनोवेशन इनोवेशन मिशन के। उसके बाद एक मिशन 50 के EV4 इको, ये क्या है, इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम कंट्री में प्रमोट करना है। किसने लॉन्च किया है, सिडबी ने लॉन्च किया है। सिडबी का मतलब क्या होता है, स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, बस इतना आपको ध्यान रखना है। 70-25 इनिशिएटिव क्या है कि 75 नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज वो होते हैं जो आप किसी दूसरे से एक्वायर नहीं करते, वो आपकी बॉडी में खुद ही डेवलप होता है। हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ये सारी चीज़ें इसके अंदर है। 2025 तक ऐसे 75 डिजीजेज हैं नॉन कम्युनिकेबल, जिनको 2025 तक खत्म कर दिया जाने का टारगेट रखा है हमने। सिकल सेल एनीमिया जो है एक जेनेटिक डिजीज है, जिसमें आपके जो ब्लड सेल्स हैं उसका शेप जो है वो चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से फिर हमारे को एनीमिया हो जाता है। 2047 तक इसको खत्म करने का टारगेट है हमारा। शहडोल एमपी में इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। अब कुछ बिल्स एंड एक्ट्स है जिसको हम जिसमें नजर डालते हैं। सबसे पहले मैं बिल्स एंड एक्ट्स के बीच में आपको डिफरेंस बताऊं, क्योंकि ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें डाउट होता है कि दोनों चीजें क्या है। जब पार्लियामेंट के अंदर कोई रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया जाता है कि उसका उसके ऊपर बहस करनी चाहिए, उसके ऊपर वोटिंग होनी चाहिए, उसको हम बिल कहते हैं, ठीक है। जब वो उस पर बहस होगी, वोटिंग होगी, उस पर सजेशंस मांगे जाएंगे, वो कमिटीज को जाएंगी, वहाँ पे उसके अंदर इम्प्रूवमेंट की जाएगी, उसके अंदर कोई भी कुछ ऐड करना है, कुछ हटाना है, वो सारा किया जाएगा, फिर फाइनली वो
पार्लियामेंट में आएगा वोटिंग के लिए, पार्लियामेंट में वोटिंग होगी और उसके बाद भी फिर फाइनली जाएगा वो प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट उस पे अपना असेंट देंगे, ठीक है ना। और उसके बाद अभी तक प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के पहले तक, ठीक है ना, उस चीज को, उस पर्टिकुलर रेजोल्यूशन को बोलते हैं बिल, ठीक है। प्रेसिडेंट जैसे उस पर सिग्नेचर कर दिया उसको बोलेंगे हम एक्ट। अब वो एक्ट हो गया है, अब उसके अंदर अथॉरिटी आ चुकी है, अब उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इम्प्लीमेंट कौन करता है? एग्जीक्यूटिव करता है। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, तीन पार्ट हैं हमारे स्टेट के। तो लेजिस्लेचर जो है वो बिल को फ्रेम करने का, उस पर डिस्कशन, वोटिंग, ये सारे काम करती है। जैसे ही प्रेसिडेंट साइन करते हैं, प्रेसिडेंट के साइन करने के बाद वो बिल जो है उसके अंदर अथॉरिटी आ जाती है, और वो अथॉरिटी आती है एग्जीक्यूटिव के पास, और एग्जीक्यूटिव उसको इम्प्लीमेंट करेगा। राइट, तो जस्ट ये बेसिक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अ, जो हमारी आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस एक्ट, ये सारी चीज़ें थी, ये ब्रिटिश टाइम से ही चलती आ रही है, ठीक है ना। तो इनको चेंज कर दिया गया है। इसके अंदर जो सब्सटेंस है वो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, पर कुछ चेंजेस आए हैं और इनके नाम बदल दिए गए हैं। भारतीय न्याय संहिता, आपको ध्यान रखना है किसका नाम क्या है, भारतीय न्याय संहिता, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आईपीसी 1860 है, इसको बना दिया गया है भारतीय न्याय संहिता। आईपीसी 1860 मकौले लेके आता है, ठीक है ना। यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल पे इसको बनाया जाता है। यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल का मतलब होता है मैक्सिमम हैप्पीनेस फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, ठीक है ना। उसी बेसिस पे आईपीसी बनाया जाता है, और इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो बस आप इतना जानो कि आईपीसी 1860 जो है उसको बना दिया गया है भारतीय न्याय संहिता, ठीक है। इसमें 511 सेक्शंस थे आईपीसी में, पर अभी 358 सेक्शंस बन चुके हैं, यानी कि उसमें से बहुत सारे सेक्शंस डिलीट कर दिए गए हैं। कम्युनिटी सर्विस एज ए पनिशमेंट इंट्रोड्यूस किया गया है। सेडिशन इज नो लॉन्गर एन ऑफेंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले सेडिशन, आप जानते हो, सेडिशन के मामले में ही बहुत सारे लोगों को, जैसे उमर खालिद आई थिंक, और भी लोगों को अरेस्ट किया गया था, टुकड़े टुकड़े गैंग जिसको हम बोलते थे। तो उन लोगों को अरेस्ट किया गया था सेडिशन के चार्जेस पे, राइट। पर अब सेडिशन इज नो लॉन्गर एन ऑफेंस, आप सेडिशन कर सकते हैं, पर सेडिशन का मतलब क्या है? यहाँ पे दो चीजों के बीच में डिफरेंस दिखाया गया है, राजद्रोह एंड देशद्रोह। आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोल सकते हैं, दिस नो प्रॉब्लम, पर आप इंडिया के अगेंस्ट नहीं बोल सकते। अगर आप इंडिया के अगेंस्ट बोलोगे तो दैट इज देशद्रोह। आप देश के अगेंस्ट जा रहे हो, आप नहीं बोल सकते, फिर आपको पनिशमेंट दी जाएगी। पर गवर्नमेंट के अगेंस्ट आप बोल सकते हो, दैट इज अ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच। तो आप अपने गवर्नमेंट के अगेंस्ट, लाइक एनडीए के अगेंस्ट, या फिर बीजेपी के अगेंस्ट, या फिर कांग्रेस के अगेंस्ट बोल सकते हैं, ठीक है ना। वो अलग बात है कि आप किसके अगेंस्ट रियली में बोल सकते हैं, वो एक अलग बात है। कि बहुत सारे सीएम या फिर ऐसे पॉलिटिकल पार्टी हैं जो अगर उनके अगेंस्ट बोलेंगे तो वो फिर एफआईआर करेंगे या फिर आपको परेशान करेंगे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। पर आप बोल सकते हैं, राइट। पर देशद्रोह आप नहीं कर सकते, दैट इज स्टिल पनिशेबल ऑफेंस, ठीक है ना। टेररिज्म को एक एज ऑफेंस इसमें ऐड किया गया है। देन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ठीक है ना, जिसको कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कहते हैं, सीआरपीसी, ठीक है ना, 1898 था। उसमें 531 सेक्शंस है। जीरो एफआईआर इंट्रोड्यूस किया गया है। इसका मतलब क्या होता है? जीरो एफआईआर का मतलब होता है कि पहले जैसे आपने क्राइम किया, एक पुलिस स्टेशन की, सपोज एक पुलिस स्टेशन है, इसकी बाउंड्री है ना, मतलब इसका जुरिस्डिक्शन है। तो अगर आप यहाँ पे क्राइम करते हैं तो आप इस वाले पुलिस स्टेशन में जाकर के रिपोर्ट लिखाएंगे। लेकिन अगर आपने क्राइम यहाँ पे किया जो एक दूसरे पुलिस स्टेशन टू का, ये वन का, पुलिस स्टेशन टू का एरिया है, जुरिस्डिक्शन है, लेकिन अगर आपने यहाँ पे क्राइम किया है तो आप पुलिस स्टेशन वन में जाकर के रिपोर्ट नहीं लिखवा सकते, वो बोलेंगे आप टू में जाइए। पर अभी जो जीरो एफआईआर है, इसका मतलब है कि सपोज, नॉट पुलिस स्टेशन वन एंड टू, मैं आसपास के पुलिस स्टेशन की बात नहीं कर रहा, जो इंडिया है, सपोज, तो आपने अगर सपोज आपके पास अगेंस्ट केरला में कोई क्राइम हो गया है, तो आप यूपी में जाकर के भी अपना एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। दिस इज हाउ जीरो एफआईआर वर्क्स, के जीरो एफआईआर यही होता है। तो हो सकता है कि जीरो एफआईआर का मतलब पूछ ले आपके एग्जाम में, तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। भारतीय साक्ष्य संहिता, साक्ष्य का मतलब ही होता है एविडेंस, एविडेंस एक्ट 1872 है। तो इसके अंदर भी 170 सेक्शंस है। इन सबके नाम बदल दिए गए हैं, आपको नाम पता होना चाहिए, इससे बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछा जाएगा। नाम पता होना चाहिए, साक्ष्य संहिता को क्या कहा गया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को क्या कहा गया है, एंड भारतीय न्याय संहिता को क्या कहा गया है।
ठीक है ना। आईपीसी का नाम न्याय संहिता है, नागरिक सुरक्षा संहिता का सीआरपीसी है पुराना नाम, और साक्ष्य संहिता तो नाम से ही पता चलता है कि ये एक एविडेंस एक्ट है। ठीक है। विमेन रिजर्वेशन एक्ट, अब ये एक्ट बन चुका है। हमारे जो विमेन है पार्लियामेंट में एंड स्टेट असेंबलीज में, उनको 33% रिजर्वेशन दिया गया है, राइट, कि 33% रिजर्व सीट पे जो है वो विमेन ही बैठेंगी, दूसरे जो मेंबर्स है वो वहां से इलेक्शन नहीं लड़ सकते। 128th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ये मैंने पहले भी बिल एंड एक्ट के बीच में डिफरेंस बताया है। तो जो बहुत सारे बिल्स जो है वो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं पर वो पास नहीं हो पाते, वो डिफीट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो 128 नंबर पे ये बिल इंट्रोड्यूस किया गया था, विमेन रिजर्वेशन बिल वाला, लेकिन 106 नंबर पे जाकर के ये पास हुआ है, ठीक है ना। जो एक्ट है वो 106 नंबर पे ये एक्ट बना है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 106 जो है वो एक बिल बन गया, एक एक्ट बन गया है, पर जो बिल का नंबर है वो है 128। आपको ये डिफरेंस समझ में आ जाना चाहिए अभी तक। रिजर्वेशन कहाँ कहाँ मिल रहा है? लोकसभा में, स्टेट असेंबलीज में, इन दो जगह पे, और दिल्ली की स्टेट असेंबली में, क्योंकि दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है लेकिन फिर भी इसको लिया गया है इस लिस्ट में। दिल्ली की स्टेट असेंबली में, लोकसभा में और बाकी के स्टेट असेंबलीज में हर जगह पे विमेन को 33% रिजर्वेशन दिया जाएगा, राइट। लेकिन ये रिजर्वेशन अभी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। अभी जो नया सेंसस होगा उसके बाद जाकर के ये रिजर्वेशन आएगा, जो कि 15 ईयर्स तक चलेगा, ठीक है ना। 15 ईयर्स के बाद इसको फिर से रिव्यू करना पड़ेगा कि आगे इसको कंटिन्यू करना है या फिर ख़त्म करना है। पर एक बात मैं बता दूं कि आज तक कोई ऐसा रिजर्वेशन नहीं है जो एक बार इंट्रोड्यूस हो गया और वो वापस लिया गया हो। एक बार आपने दे दिया तो वो फिर बढ़ता ही जाता है ना। ये रेस, ये एक्चुअली इसको कहते हैं रेस टू द बॉटम। आपने एक बार स्टार्ट कर दिया तो आप उसको वापस नहीं ले सकते, फिर वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो ये उसी तरीके से है जैसे इंग्लिश को हमने इंट्रोड्यूस किया था, है ना, एज ए लैंग्वेज, पर अभी तक हमने उसको वापस नहीं लिया। हमारा इंग्लिश ही चल रहा है, हमारे जितने भी गवर्नमेंट वर्क्स हैं, सुप्रीम कोर्ट हमारा इंग्लिश में काम करती है, वो हिंदी में काम नहीं करती, या फिर किसी और लैंग्वेज में काम नहीं करती। वो सुप्रीम कोर्ट में आप इंग्लिश में ही अपनी बहस कर सकते हैं एज ए एडवोकेट, ठीक है। 17th लोकसभा में जस्ट स्टेटस देखते हैं क्या है विमेन की स्टेटस, कितना प्रेजेंटेशन है उनका। 15% उनका जो विमेन पार्लियामेंटेरियंस हैं वो 15% है लोकसभा में। अभी का जो करंट लोकसभा है वो 17th है। 2014 में जब इलेक्शन होगा, 2024 में, सॉरी, 2024 में, और उस समय वो 18th लोकसभा बनेगा, ठीक है ना। तो अभी लोकसभा में 15% है एंड 9% विमेन जो है वो असेंबलीज में है, स्टेट असेंबलीज में और भी ज़्यादा कम है इनके नंबर्स, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। आर्टिकल 330A रिजर्वेशन ऑफ वुमेन इन लोकसभा, 332A रिजर्वेशन इन स्टेट असेंबलीज, ठीक है ना। 239AA रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन एनसीटी ऑफ दिल्ली। 334A रिजर्वेशन टू बिकम इफेक्टिव आफ्टर डिलिमिटेशन, एक डिलिमिटेशन भी होगा कि 15% सीट्स है तो आप इंडिया के हर कॉन्स्टिट्यूंसी में एक एक सीट ये नहीं रिजर्व कर सकते वुमेन के लिए, राइट। तो कौन सी सीट कहाँ से आएगी वो भी डिलिमिटेशन के बाद ही आएगा। तो ये सारा काम करने में अभी टाइम लगने वाला है। 15 ईयर्स का टाइम पीरियड है, यानी तब तक होगा, उसके बाद फिर इसको या तो एक्सटेंड किया जा सकता है, रिव्यू किया जा सकता, रिव्यू होगा तो या तो एक्सटेंड किया जा सकता है फिर स्टॉप किया जा सकता है। जो भी होगा वो रिव्यू में देखा जाएगा। बाकी इससे रिलेटेड जो फर्दर डिटेल हैं आप इस पीडीएफ में देख सकते हैं। इलेक्शन कमीशन से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, पर आपको जानने वाली बात सिर्फ ये है कि आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन मेंशन है, और हमारे पास एक सीईसी यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और दो ईसी यानी कि इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। क्रिप्टो करेंसी को एक डिजिटल करेंसी बोलते हैं, इसके बारे में आप सबको पता है कि ब्लॉकचेन मेथड पे ये काम करता है। बिटकॉइन पहला क्रिप्टो करेंसी था, और सतोशी नाकामोतो, ऐसा बताया जाता है कि इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था क्रिप्टो करेंसी को, पर ये कौन है इनसे कोई मिला नहीं है आज तक, तो जस्ट एक नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसी पे क्या कहती है? कंप्लीट बैन ऑन ऑल क्रिप्टो, आरबीआई ने सारे क्रिप्टो करेंसी में बैन किया था पहले, लेकिन बाद में इसको फिर से अलाउ किया। लेकिन अभी तक वो गवर्नमेंट का, कह सकते हैं कि उसको उस पर बैन उसका हटा दिया गया है, पर उसको अलाउ नहीं किया गया है। स्टिल अगर आप क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करते हैं
तो आपको 30% एज़ अ टैक्स देना पड़ेगा।